क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ बहुत ही बेहतरीन नोट्स के साथ हम डिस्कस करेंगे। 102 बार अगर आप सुनेंगे निश्चित तौर पर आपको याद हो जाएगा। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ पार्ट चालू होता है कि भाई अब जो है अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे हैं और देश का विभाजन होगा। तो एक देश का मेरे को निर्माण करना है, किस प्रकार से संविधान निर्माण करना है और किस प्रकार से अब देश का शासन चलाना है। तो इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे हम। भारत की आज़ादी लगभग 200 साल तक जो है किसकी गुलामी थी? अंग्रेजों की। उन्होंने शासन किया और 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान क्या हो गया? आज़ाद हो गया। इस आज़ादी के साथ ही देश की जनता को विभाजन का भी सामना करना पड़ा। सन 47 तक का साल है अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। तो आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल किसे कहते हैं? तो 1947। क्यों? क्योंकि इसमें इसी समय जो है देश का विभाजन हुआ था, लाखों लोग बेघर हो गए थे। ठीक है। संविधान सभा के विशेष सत्र में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पहले बात जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने एक भाषण दिया था जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका ये भाषण है भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। तो इस नाम से विशेष नाम इसका है, इसलिए इस नाम को आपको ध्यान रखना है। अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया। तो ये भाषण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नेक्स्ट है गांधी जी का इस पाठ में बहुत ही कम वर्णन आए हैं, परंतु जो थोड़ा बहुत आया वो आपको ध्यान रखना है। क्या है? 14 अगस्त 1946 को सबसे पहली बात देश आज़ाद हुआ। उस समय गांधी जी कहाँ थे? कोलकाता में थे। तो एक दिन पहले भी कोलकाता में थे और उस दिन भी कोलकाता में थे। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लिया था। ठीक है। अब क्यों नहीं लिया था उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो गांधी जी कोलकाता में गांधी जी ने कहा था कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का भी है और गम का भी। तो गांधी जी खुश भी थे कि देश आज़ाद हो रहा है और दुख किस बात का है कि देश का विभाजन हो जाएगा, यानी कि पाकिस्तान और भारत दो टुकड़े देश के हो जाएंगे। नेक्स्ट है आज़ाद भारत के नए राष्ट्र की प्रमुख चुनौतियाँ। अब भारत आज़ाद हो गया, देश के सामने प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी है? तो मुख्य रूप से भारत के सामने 3 प्रमुख चुनौतियाँ हैं। तो पाठ में आपको कितनी चुनौतियों का जिक्र किया गया है? 3 चुनौतियाँ। पहली चुनौती है एकता एवं अखंडता की चुनौती, कि भाई भारत जो है इतना बड़ा विशाल देश है, इतनी आबादी जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है, अलग अलग विचारधाराओं के लोग, अलग अलग धर्म संस्कृतियों के लोग यहाँ निवास करते हैं, सबको एक रखना, देश के टुकड़े नहीं होने देना, यह प्रमुख चुनौती थी। पढ़ते हैं भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति भी अलग थी, वह अलग अलग धर्म के अनुयायी थे, इसलिए इन सभी को एकजुट रखने की चुनौती थी। दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम रखना, कि इतने बड़े देश में अब शासन चलाना है, लोकतंत्र से चलाना है, तो लोकतंत्र बरकरार रहे, ये भी एक चुनौती थी। ये भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं और हर नागरिक को मतदान का अधिकार है। भारत में संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया गया है, इसलिए लोकतंत्र को कायम रखने के लिए लोकतांत्रिक संविधान की आवश्यकता है। तो ऐसे संविधान का निर्माण करना है जो लोकतांत्रिक हो, अर्थात लोगों के हितों में हो, लोगों के भले के लिए काम करे। नेक्स्ट है समानता पर आधारित विकास। तो तीसरी चुनौती है समानता पर आधारित विकास, कि भाई ऐसा विकास हो जिससे समाज के हर एक व्यक्ति को फायदा मिले। ऐसा नहीं हो कि अमीर को फायदा मिल रहा है, गरीब को फायदा नहीं मिल रहा है। ऐसा विकास जिसमें संपूर्ण समाज का कल्याण हो, न किसी एक विशेष वर्ग का, तथा सामाजिक रूप से वंचित वर्गों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। जिनकी संख्या देश में कम है उनको विशेष सुरक्षा दी जाए और सभी का कल्याण हो, ऐसी भावना समानता पर आधारित विकास की है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का विभाजन। पढ़ते हैं भारत का विभाजन किस प्रकार से हुआ, कौन खिलाफ था, कौन पक्ष में। तो मुस्लिम लीग एक पार्टी का नाम आएगा, मुस्लिम लीग, जो कि मुस्लिमों की ही पार्टी थी। इसके संस्थापक थे मोहम्मद अली जिन्ना। 1905-6 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी और इसने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। द्विराष्ट्र का मतलब कि मुसलमानों के लिए जो है अलग से देश बनाया जाए, तो इन्होंने ये मांग की थी। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार भारत किस एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुस्लिम दो कौम का देश है। इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग कर दी। तो आपसे पूछा जाए द्विराष्ट्र सिद्धांत की वकालत किसने की या कौन इसके सपोर्ट में था, या द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? मुस्लिम लीग ने दिया। नेक्स्ट है कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया, क्योंकि कांग्रेस विरोध करनी ही है, क्योंकि एकदम से मांगे थोड़ी मान सकते। देश के टुकड़े होने के लिए कोई पक्ष में नहीं होगा इस बात के। ठीक है। तो कांग्रेस ने विरोध किया शुरू में तो, परंतु मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका के कारण पाकिस्तान की मांग मान ली गई। तो फाइनली उनको झुकना पड़ा और पाकिस्तान की मांग मान ली गई। विभाजन का आधार, विभाजन जो किया जाएगा देश का वो किस आधार पर किया जाएगा? तो भारत का विभाजन जो किया गया वो धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर किया गया, यानी कि जिस जगह जिस धर्म के लोगों की ज़्यादा जनसंख्या है उसको अलग बना दिया गया। ठीक है। अर्थात जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वही इलाके पाकिस्तान तथा शेष हिस्सा क्या कहलाएगा? भारत। तो इस प्रकार से मान लो ये भारत है, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो है इधर पूर्वी पाकिस्तान और इधर पश्चिम पाकिस्तान। बाद में आप पढ़ते हैं कि जो पूर्वी पाकिस्तान था इसको बाद में बांग्लादेश बनाया गया सन 1971 में इंदिरा गांधी सरकार के समय। नेक्स्ट है विभाजन में क्या क्या समस्या आई। तो इसमें से बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो विभाजन में जो पूछा जाएगा आपसे कि भारत के विभाजन में कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, कौन कौन समस्याएं हमारे सामने आई। तो कौन कौन सी आई? पहला पॉइंट, ब्रिटिश इंडिया में कोई भी एक बड़ा इलाका ऐसा नहीं था जहाँ मुसलमान क्या हो, बहुसंख्यक हो। हाँ, बहुसंख्यक किसे कहते हैं? कि संख्या ज़्यादा हो, जैसे 10 आदमी है तो 6 आदमी होने चाहिए कम से कम, तो उसको बोलेंगे बहुसंख्यक। लेकिन
अगर 10 में से किसी की संख्या 4 है, किसी की 3 है, किसी की 2 है, तो 3 वाला भी जो है बहुसंख्यक में आएगा, यानी कि संख्या ज़्यादा थी कुल मिला के मुसलमानों की। ऐसे 2 इलाके थे जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। एक इलाका था पश्चिम में, दूसरा इलाका था पूर्व में। इसलिए तो पूर्व वाले को पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम वाले को पश्चिम पाकिस्तान बना दिया गया। और ऐसा कोई तरीका भी नहीं था कि दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए, क्योंकि एक इधर है, एक इधर है, दोनों को कैसे ला सकते हैं। इसलिए अलग अलग देश बना दिए गए, नाम एक ही है, पूर्वी और पश्चिमी। इसलिए निर्णय किया गया कि पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल होंगे, एक पश्चिमी पाकिस्तान तथा दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। इन दोनों के बीच भारतीय भूभाग का विस्तार रहेगा। बीच में कौन रहेगा? भारत। दूसरी समस्या ये भी थी कि सभी मुसलमान जो है वो पाकिस्तान जाने के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि मुस्लिम लंबे समय से अपने भारत में रहते थे और यहाँ का घर बार सब छोड़कर, ज़मीनें छोड़कर वो वहाँ जाना नहीं चाहते थे। सीमांत गांधी नाम से फेमस एक व्यक्ति जिसका नाम है अब्दुल गफ्फार खान। तो आपसे छोटे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि सीमांत गांधी कैसे कहते हैं, तो आप ध्यान रखें, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं। ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। निर्विवाद का मतलब कोई मतलब विवादित नेता नहीं थे, अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी एक तरीके से गांधी जी के रूप में देख सकते हैं आप इनको। फिर द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे भाई, ठीक है। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का सपोर्ट किसने किया था? मुस्लिम लीग ने। खिलाफ कौन थे? ये थे, कांग्रेस भी खिलाफ थी शुरू में, और बाद में मांग ली उन्होंने, है ना। बाकी कौन खिलाफ थे? तो ये खिलाफ थे, इन्होंने विरोध किया था बाकायदा, परंतु इनके विरोध को अनदेखा कर दिया गया, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया, ये भी एक समस्या थी, मतलब ये विरोध कर रहे थे। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में इन प्रांतों का बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर जिले अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हल्के को आधार मानकर किया गया। जहाँ ज़्यादा जनसंख्या में जिला बना दिया गया, जहाँ कम जनसंख्या उसको हल्का यानी कि छोटा गांव बोल सकते हैं हम, उसमें रूपांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, परंतु 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि तक भी फैसला नहीं हो पाया था कि भाई देश का विभाजन हो रहा है, कौन कहाँ जाएंगे, ये फैसला नहीं हो पाया था। इसलिए आबादी के दिन तक भी अनेकों लोग, विशेष रूप से कौन? अल्पसंख्यक, को यह पता नहीं था कि वह भारत के नागरिक हैं या पाकिस्तान के। अर्थात लोग अपने ही देश में क्या बन गए? विदेशी बन गए। मान लो उसको कल तो जाना है पाकिस्तान में और आज वो भारत में है, परंतु उसको पता नहीं है अभी कि उसको जाना है कल, तो भारत में क्या हो गया? विदेशी हो गया, ठीक है। किताब में लिखा हुआ लाइन है कि अपने ही देश में लोग क्या हो गए? विदेशी हो गए। नेक्स्ट है, सीमा के दोनों तरफ, यानी कि बॉर्डर जो है उसके दोनों तरफ लोग अल्पसंख्यक थे। पाकिस्तान में लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी, जबकि पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। इसलिए व्यापक स्तर पर हिंदू मुसलमान दंगे भड़क उठे। अब दंगे को बढ़ के, क्योंकि यहाँ के जो मुस्लिम हैं जो जाना नहीं चाहते थे, तो उनको वहाँ आसपास जो रहने वाले हिंदू हैं वो चाह रहे हैं कि ये चले जाएँ, और जो पाकिस्तान साइड में जो हिंदू हैं वो यहाँ नहीं आना चाह रहे, मान लो कुछ, तो वहाँ के मुस्लिम ये चाह रहे हैं कि ये चले जाएँ। तो उनको ज़बरदस्ती भेजने के चक्कर में आपस में लड़े, दंगे हुए, लोगों को मारा गया, पीटा गया, ठीक है। तो इस समस्या का सामना करना पड़ा। तो ये सारी समस्या विभाजन में आई समस्या है। नेक्स्ट है, विभाजन हो गया, इसके क्या परिणाम हुए? बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हो गई, है ना, एक मजबूरन ही जाना पड़ा। नेक्स्ट है, धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को मारा पीटा। हिंदुओं ने मुसलमानों को पीटा, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा पीटा। लाहौर, अमृतसर और कोलकाता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए। तो ये लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, तीनों का नाम ध्यान रखना आपको। यहाँ पर व्यापक स्तर पर दंगे हुए थे, लाहौर, अमृतसर और कोलकाता में, क्योंकि यहाँ जनसंख्या जो है ना हिंदू मुसलमानों की ज़्यादा थी, इसलिए ऐसा हुआ। जिन इलाकों में ज़्यादातर हिंदू अथवा सिख आबादी थी, उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। ठीक इस तरह जहाँ मुस्लिम ज़्यादा थे वहाँ हिंदुओं ने जाना छोड़ दिया, सिखों ने जाना छोड़ दिया। अल्पसंख्यकों को शरणार्थी शिविरों में शरण लेनी पड़ी। शरणार्थी का मतलब जो मान लो पाकिस्तान से हमारे यहाँ आए, अब उनका तो यहाँ घर है नहीं, तो उनको शरणार्थी शिविर बनाने सरकार ने बनाए। तो उन शिविरों में उनको जगह दी रहने के लिए कुछ समय के लिए टेम्परेरी, और बाद में उसको स्थानीय ज़मीनें दे दी गई। नेक्स्ट है, कई मामलों में खुद परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के लिए घर की बहू बेटियों को मार डाला। क्यों मारा था? क्योंकि औरतों को अगवा कर लिया गया था, उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी थी तथा अगवा करने वाले का धर्म भी अपनाना पड़ा था। लोगों ने सोचा कि अगर हम ये जिंदा रहेगी तो कोई ना कोई इसको अगवा कर लेगा और समाज की जो है कुल की मर्यादा जो है वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए उस डर से लोगों ने अपनी बहू बेटियों को तक को मार डाला। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का बंटवारा हुआ। यानी कि बंटवारा इस कदर हुआ कि छोटी छोटी चीज़ों को भी नहीं छोड़ा गया। टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस के वाद्य यंत्रों का तक का बंटवारा हो गया। वित्तीय संपदा का मतलब तो पैसा तो दिया ही गया, पैसे का बंटवारा तो हो ही सही, साथ साथ में इन चीज़ों का भी बंटवारा हो गया। नेक्स्ट, लगभग 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा और 5 से 10 लाख लोग क्या हो गए? मर गए, अपनी जान गंवानी पड़ी। अब नेक्स्ट ये टॉपिक यहाँ खत्म हो जाता है, कौन सा? कि भारत का विभाजन के परिणाम, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, फैक्ट है 1951 के समय जो है भारत में कितने परसेंट मुसलमान थे? 10 से 15%, या फिर आप ध्यान रखें लगभग 12% मुसलमान थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में खाली इतना सा है कि जब देश आज़ाद हो गया उस समय कोलकाता में थे, 15 अगस्त 47 की बात है, कोलकाता में थे। उन्होंने आज़ादी के किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया, क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा से उनके मन पर गहरी चोट लगी थी। सांप्रदायिक हिंसा का मतलब कि लोग जो है देश में धर्म के नाम पर लड़ रहे थे। गांधी जी ने अपने पूरे जीवन काल में लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, हिंसा छोड़ने को कहा, परंतु उनके जितने भी आंदोलन हुए उसमें आखिरी समय में क्या हुआ? लोगों ने एक दूसरे को मारा पीटा। इसलिए गांधी जी अंदर ही अंदर बहुत टूट चुके थे, बहुत आहत थे। इसलिए उन्होंने किसी भी प्रोग्राम में भाग
नहीं लिया था। गांधी जी दिल से चाहते थे कि मुसलमानों को भारत में गरिमापूर्ण जीवन मिले और उन्हें बराबर का नागरिक माना जाए। नेक्स्ट है, गांधी जी को चिंता थी कि भारत की सरकार पाकिस्तान के प्रति अपनी वित्तीय वचनबद्धताओं को पूरा नहीं कर रही है, इसलिए उन्होंने जनवरी 1948 में आखिरी उपवास किया, अंतिम उपवास किया। अब वित्तीय वचनबद्धताओं का मतलब है कि जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान को क्या क्या चीज़ें दी जाएगी, कितना पैसा दिया जाएगा, तो वो जो वादे किए गए थे वो सरकार पूरा नहीं कर रही है, भारत सरकार। गांधी जी का ऐसा मानना था, इसलिए गांधी जी दुखी थे। इसलिए उन्होंने अंतिम उपवास किया जनवरी 1948 को, और अंतिम उपवास उनका अंतिम ही रह गया, क्योंकि कुछ लोग गांधी जी से नाराज हो गए। फिर भी गांधी जी ने सशस्त्र सुरक्षा हासिल करने से मना कर दिया। तो सरकार ने कहा कि सुरक्षा ले लीजिए आप, आपकी जान को खतरा है, परंतु गांधी जी ने मना कर दिया। आखिरकार 30 जनवरी 1948 को एक हिंदू अतिवादी, अतिवादी का मतलब होता है कट्टर हिंदू, अतिवादी नाथूराम विनायक गोडसे ने गांधी जी की संध्याकालीन प्रार्थना के समय उनके नज़दीक पहुंचकर कितनी गोलियां मार दी? 3। आया, कान में कुछ नमस्ते किया, ढोक दिया पहले तो, फिर कान में बोला नमस्ते, और फिर 3 गोलियां कनपट्टी पर उतार दी, और गांधी जी की क्या होगी? मृत्यु होगी। तो गांधी की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट, रजवाड़ों का विलय। अब रजवाड़ों का मतलब होता है जहाँ राजाओं का शासन था। तो अंग्रेजों ने जो है पूरे भारत को इस प्रकार से बांटा हुआ था, कुछ क्षेत्र था अंग्रेजों के अधीन, कुछ क्षेत्र था राजाओं के अधीन, है ना। राजा शासन करते थे, परंतु राजा भी किसके अधीन थे? अंग्रेजों के ही अधीन थे। देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, यानी कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले भारत जो है वो 2 भागों में बटा हुआ था, एक था ब्रिटिश, एक था देशी रियासत। इन देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 565। ये ध्यान रखना बिल्कुल आपको। तो 565 रियासत थी उस समय जब राजा शासन करते थे। देशी रियासतों के राजाओं ने ब्रिटिश राज के अधीनता स्वीकार कर रखी थी, ठीक है, मतलब राजा करते थे शासन, परंतु अधीन किसके थे? वो अंग्रेजों के ही अधीन थे। विलय में समस्या। अब इतने सारे 565 रजवाड़ों को मिलाना है, और छोटे मोटे और भी होंगे, इन सबको एक करना है मिला करके, और एक भारत का, अखंड भारत का निर्माण करना है। तो इसमें बहुत बड़ी समस्या थी। कोई राजा मिलने को तैयार नहीं हो रहा, कोई पाकिस्तान मिलना चाह रहा है, कोई स्वतंत्र रहना चाह रहा है, तो इसलिए सबको कैसे मिला जाए? तो आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजों ने कहा कि भारत ब्रिटिश प्रभुत्व से आज़ाद होने जा रहा है, ऐसे में रजवाड़ों को भी आज़ाद कर दिया जाएगा, और रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत में चाहे पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या फिर स्वतंत्र भी रह सकते हैं, ठीक है। जाते जाते भी तीर छोड़ गए वो लड़ाने का अंग्रेज, कि चाहे तो पाकिस्तान में जाओ, चाहे तो आज़ाद रहो खुद, या चाहे तो भारत में मिलो, तुम्हारी मर्जी है। यह फैसला राजा को करना था, जनता की इसमें कुछ भी चलनी नहीं थी। नेक्स्ट है, ऐसे में देश की एकता और अखंडता का खतरा मंडरा रहा था कि अगर मान लो सभी राजा सोच लेंगे हम तो स्वतंत्र अस्तित्व रखेंगे, सब अलग अलग रखेंगे, तो फिर क्या होगा? देश टुकड़े हो जाएंगे देश के, है ना। वैसे 2 टुकड़े तो ही गए। अगर रजवाड़े अलग होने की मांग करते तो न जाने देश के कितने टुकड़े हो जाते। जो आशंका थी वही हुआ। सर्वप्रथम त्रावणकोर पड़ता है, केरल की रियासत थी। त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा कर दी। अब एक ने की तो इसका देखी देखी और भी करेंगे। अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने भी ऐसी घोषणा कर दी। भोपाल के नवाब भी संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि इसका भी कहीं ना कहीं मन विचलित हो रहा था कि भाई मैं भी शामिल नहीं हूँ। नेक्स्ट, रजवाड़ों के शासकों के रवैये से यह बात साफ हो गई थी कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों की शक्ल में बट जाने वाला है, तथा लोकतंत्र का भविष्य अंधकार में जान पड़ रहा था। भाई जो चुनौतियाँ सामने थी, लोकतंत्र को स्थापित करना है, शायद वो जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है विलय। अब विलय किस प्रकार से हुआ? तो देखो, देश जब आज़ाद हुआ तो आखिरी वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, तो उसने ही जो है भारत के विभाजन की घोषणा की थी। इसलिए लॉर्ड, उस आपसे पूछा जाएगा कि भारत का जो विभाजन हुआ वो किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत, ठीक है। तो देखते हैं, माउंटबेटन योजना के तहत रियासत भारत तथा पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वतंत्र थी। रजवाड़ों के शासकों को मनाने समझाने में सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई। तो आपसे पूछा जाएगा कि देश के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल वही पटेल हैं जो देश के पहले गृह मंत्री भी थे, पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया, मना लिया। यह बहुत कठिन काम था, क्योंकि वह उस समय उड़ीसा में 26 रियासतें, 26 रजवाड़े थे, छत्तीसगढ़ में 15, सौराष्ट्र यानी गुजरात में 14 बड़े थे, और 119 छोटे छोटे रजवाड़े थे। तो इतने सारे राजाओं को एक करना मिला ना, ये बहुत टेढ़ी खीर थी। देशी रियासतों के बारे में कुछ हम बातें कौन कौन सी देखो। तो अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। देखो कि राजा वाले शामिल नहीं हो रहा है, राजा विरोध कर रहा है, परंतु वहाँ की जो जनता है उसमें देश प्रेम की भावना जागृत है, और वो जनता जो है वो भारत में मिलना चाहती है। तो इसलिए भी राजा को थोड़ा सा मतलब चक्कर पड़ रहा था। भारत सरकार कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी, मतलब स्वतंत्र रखने के लिए तैयार थी कि भाई आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जैसे कि कौन? जम्मू कश्मीर। विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी, और ऐसे में देश की क्षेत्रीय एकता और अखंडता का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण हो गया था कि जब इनको मिलाया जाएगा तो किस रियासत की सीमा, किस जिले की सीमा कहाँ तक रहेगी, ये बात। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर साइन किए थे। तो जितने भी राजा थे उन्होंने सबने सहमति व्यक्त की थी कि भाई हम भारत में मिलना चाहते हैं, तो वो सहमति पत्र पर साइन किया था। उसका नाम है विशेष इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? तो सहमति पत्र था वो, जिसपे सभी राजाओं ने साइन किए थे। नेक्स्ट है, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकी की तुलना में थोड़ा सा कठिन साबित हुआ। यहाँ पर राजा माने नहीं, तो इसलिए इनको सेना के दम पर या कोई विशेष तरीके से मनाया गया।
अब पढ़ते हैं अपन हैदराबाद। किताब में अपने को दो दो विलय बता रखे हैं, एक हैदराबाद का और एक मणिपुर का, तो इनके बारे में ज्ञान होना चाहिए अपने को। हैदराबाद का विलय। हैदराबाद बहुत बड़ी रियासत थी, चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाकों से घिरी थी। यहाँ के शासक को निजाम कहते थे। क्या कहते थे? निजाम। निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत को दर्जा दिया जाए। अब यहाँ की जो जनता है वो जनता भारत में मिलने के पक्ष में थी, और निजाम जो है वो स्वतंत्र रखने के प्रयास में था कि भाई आज़ाद रहूँगा। निजाम ने 1947 के नवंबर में भारत के साथ 1 साल के लिए यथास्थिति बहाल रखने का समझौता कर लिया कि भाई 1 साल तक तो यथास्थिति जैसी स्थिति अभी है वैसी स्थिति रहने दो, बाकी फिर बाद में सोचा जाएगा क्या करना है। इसी बीच हैदराबाद रियासत, जो कि कहाँ पड़ती तेलंगाना में, के किसान निजाम के दमनकारी शासन से खास तौर पर दुखी थे। तो यहाँ की जनता ही जो है किससे दुखी है? निजाम से दुखी है, क्योंकि इसके जो सैनिक उनको बोलते रजाकार। आगे पढ़ेंगे अपन। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों और महिलाओं ने निजाम के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए। इस आंदोलन को कुचलने के लिए निजाम ने एक अर्धसैनिक बल, जिसको क्या बोलते थे? रजाकार। तो इसके जो सैनिक थे उनको रजाकार बोलते थे, इनको लगाया। अब रजाकार कौन था? आपसे पूछा जाए परीक्षा में, रजाकार कौन थे भाई? रजाकार कौन थे? तो हैदराबाद का रियासत वो शासक था निजाम, उसके सैनिक थे ये रजाकार, और अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे, मतलब गुंडे थे एक तरीके से। लूटपाट करना, हत्याएं करना, चोरियां करना, डकैती करना, रेप करना, सारे काम ही करते थे। जितने भी बुरे काम है सब ये करते थे। इसके जवाब में भारत सरकार ने सितंबर 1948 को सैनिक कार्रवाई के द्वारा सेना भेज दी वहाँ पर, ठीक है, ऑपरेशन पोलो के तहत। निजाम को आत्मसमर्पण, सरेंडर करने को मजबूर कर दिया। इसको मारा गया, पीटा गया सैनिकों को, इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में क्या हुआ? विलय हुआ। यानी कि शांति से नहीं माना, तो सेना के दम पर इसको मिलाया गया। नेक्स्ट है मणिपुर का विलय। तो यहाँ शांतिपूर्ण हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। मणिपुर के राजा थे बोध चंद्र सिंह। भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपने रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर साइन किए थे। इसके बदले उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्ता बरकरार रहेगी। जनमत के दबाव में वहाँ की जनता ने उसके दबाव में आकर महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाया, तथा वहाँ संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ कि भी चुनाव करवा लिया, शासन तो राजे चलाएंगे, बाकी संविधान की सब चलाएंगे। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहाँ सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए थे। तो आप ध्यान रखना, ये भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए थे? कौन? मणिपुर। अंतिम रूप से भारत सरकार ने महाराज को राजी करके 1949 के सितंबर में विलय कर लिया। तो ये भी मणिपुर का विलय कब हुआ? सितंबर 1949 में। ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है राज्यों का पुनर्गठन। अब जो राज्य हैं उनका पुनर्गठन का मतलब अभी भी वर्तमान में नए नए राज्य बनते रहते हैं, बीच बीच में बनते ही हैं, तो उसको बोलते हैं पुनर्गठन करना, है ना। गठन तो पहले से हो चुका है, अब दोबारा से नया गठन करना, नए राज्य बनाना, है ना। तो राज्य पुनर्गठन आयोग। औपनिवेशिक शासन के समय, औपनिवेशिक का मतलब अंग्रेजों के समय, प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी। मतलब अंग्रेजों ने जो है वो रियासतों की सीमाएं किस प्रकार तय कर रखी थी? अपना शासन चलाने के हिसाब से, कि जहाँ से शासन चलाने में उनको आसानी पड़ती हो उस हिसाब से उन्होंने सीमाएं बना रखी थी। परंतु हमारी सरकार ने जो है ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया, तथा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का वायदा किया कि भाई भाषा के आधार पर पुनर्गठन करेंगे। यानी कि जिस देश के जहाँ के क्षेत्र के लोग जिस भाषा को बोलते हैं उनका एक अलग मान लो राज्य बनाया जाएगा, इस प्रकार से। तो राज्यों का गठन किस प्रकार से किया जाएगा? भाषा के आधार पर। आपसे पूछा जाए कि देश का विभाजन किस आधार पर किया गया? धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर। और आपसे पूछा जाए राज्यों का गठन किस आधार पर किया गया? तो भाषा के आधार पर। दोनों बातों को ध्यान रखें। सन 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया। तो ध्यान रखें कि राज्यों का पुनर्गठन का जो प्रस्ताव है वो कहाँ माना गया? नागपुर अधिवेशन में 1920 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। परंतु ये भी चिंता हुई, यदि भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो देश भी टूट सकता है वापस, है ना। क्योंकि अलग अलग भाषा बोलने वाले अलग अलग राज्यों में रहेंगे तो एक तरह से देश में फूट पैदा हो जाएगी, कि टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने इस मसले को स्थगित करने का फैसला किया। फिलहाल इसको रोको, मसले को, इसको बाद में देखा जाएगा। परंतु लोगों ने इसको चुनौती दी, स्थानीय लोगों ने विरोध किया, इसलिए फिर आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ। देखिए आप, तेलुगु भाषी लोगों ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। आंदोलन के दौरान कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पोट्टी श्रीरामुलु, नाम याद रखना, भूख हड़ताल की। इन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल करी, और भूख हड़ताल करते करते इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसी ने सुनी नहीं तो मृत्यु हो गई इनकी। इससे आंदोलन और उग्र हो गया। इनके जो सपोर्टर्स थे, क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने उग्रवादी आंदोलन कर दिया, मतलब हथियारों से लड़ने लग गए वो। इस कारण सरकार ने दिसंबर 1952 को आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी। इस प्रकार आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य बना। तो आपसे पूछा जाएगा छोटे प्रश्नों में कि भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कब गठन किया गया? 1952 में। और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में। दोनों बातें आप याद रखें। भूख हड़ताल कितने दिन की करी? 56 दिन की। नेता का नाम क्या है? पोट्टी श्रीरामुलु। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग। अब ये आयोग क्या काम करता है? ये राज्यों का गठन करने का काम करता है। क्योंकि सरकार के सामने जब आंध्र प्रदेश को नया राज्य बना दिया गया, तो अब विभिन्न क्षेत्रों के जो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं वो भी आंदोलन करने लगे। इसको देखा देखी में कि जब इसको बनाया गया तो हम भी बना देंगे। तो अब सरकार के सामने समस्या उत्पन्न हो गई कि क्या ये काम करे सरकार, बार बार राज्यों का गठन ही करे और कोई काम नहीं सरकार के पास। इसलिए अलग से एक आयोग बना दिया गया कि ये जो मसले हैं सारे कौन देखेगा? राज्य पुनर्गठन आयोग देखेगा।
आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का संघर्ष चल पड़ा भाई, लोग मांग करने लगे। इसलिए 1953 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया। तो कौन थे अध्यक्ष भाई? पहले फजल अली। नेक्स्ट कौन थे? फजल अली। नेक्स्ट है, इसका कार्य भाषा के आधार पर राज्यों का सीमांकन करना था। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ तथा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो आपसे पूछा जाए राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ? 1956 में। और कितने राज्य बने? 14 और 6। वर्तमान में कितने राज्य है? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। अब इफेक्ट आगे पाठ में जो कुछ भी वन लाइनर छूट गए हैं मान लो वो लास्ट में इंक्लूड कर दिया गया है। तो पहला फैक्ट है, संघ शासित क्षेत्र जो बाद में राज्य बने कौन थे? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा। ये पहले संघ शासित थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, बाद में इनको राज्य का दर्जा दे दिया। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। नोआखाली वर्तमान में किस देश में पड़ता है? तो बांग्लादेश में पड़ता है। ध्यान रखें, खाली इतना से ध्यान रखें किस देश में है? नोआखाली, बांग्लादेश। विभाजन पर बनी 2 फिल्मों के नाम? तो गर्म हवा और पिंजर। सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में महात्मा गांधी ने प्रथम बार उपवास कब और कहाँ रखा था? तो पढ़ चुके हैं, जनवरी 1948 में कोलकाता में रखा था। और वहीं पर जो एक व्यक्ति ने इसको गोली मारा था, नाथूराम गोडसे ने। विभाजन के सबसे अधिक प्रभावित 2 राज्यों को नाम बताइए? पंजाब और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कोलकाता है और पंजाब और आपने पढ़ा था अमृतसर, लाहौर पंजाब में है, लाहौर, अमृतसर और कोलकाता सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए थे। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कौन सा नया राज्य बनाया गया? तेलंगाना बनाया गया। भारत का सबसे नवीन राज्य भी यही माना जाता है, 2 जून 2014 को। वर्ष 2000 में कौन से 3 राज्य बने? छत्तीसगढ़ बनाया गया था, उत्तराखंड और राजस्थान आएगा, झारखंड आएगा, ठीक है। तो झारखंड बनाया गया था किससे अलग होकर? झारखंड बनाया गया था बिहार से, और उत्तराखंड था यूपी से, और छत्तीसगढ़ था एमपी से। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश कब राज्य बने? 1987 में। 1972 में असम से कौन से नए राज्य बनेंगे भाई? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। नागालैंड कब राज्य बना? 1963 में। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो आपको याद रख सकते हैं। 1966 में पंजाब से कौन से नए राज्य बनाए गए? पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। 1947 के त्रासदी को अपनी रचनाओं के आधार पर किसने प्रस्तुत किया? रचना वचना लिखी किसने? फैज मोहम्मद फैज, अमृता प्रीतम ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई मुस्लिम लीग की स्थापना, जिन्होंने क्या द्विराष्ट्र सिद्धांत का अनुमोदन किया था। पंजाबी भाषा की साहित्य पत्रिका का नाम क्या है? नागमणि है। और किसने इसको प्रकाशित किया था? अमृता प्रीतम ने। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का बनाए गए 1960 में बंबई से अलग होकर। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने जो नोट्स की सहायता से इस बात को अच्छी तरीके से डिस्कस किया। आशा करता हूँ एक भी पॉइंट पाठ से नहीं छूटा होगा। 2 से 3 बार सुनिए आप, निश्चित रूप से पाठ आपको याद हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।